हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं टारगेट 100 आउट ऑफ 100 की एक सीरीज़, जिसके द्वारा आप अपनी सामाजिक विज्ञान की जितनी भी तैयारी है राजस्थान बोर्ड से संबंधित वह सारी तैयारी आप इन क्वेश्चन के माध्यम से कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले राजस्थान बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, तो आप इस लेक्चर पर आने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, ये है राजनीति विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से हमने 10 क्वेश्चन जो हैं 1 2 3 ये सारे 10 तक हमने क्या कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नागरिक अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका नेतृत्व किसने किया। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका से संबंधित एक आंदोलन है जिसका नेतृत्व किसने किया था। चलो आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में किसने किया था इसका नेतृत्व। तो प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए जाएं, उनके साथ नस्ल के आधार पर या रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर अमेरिका में जो आंदोलन हुआ उसे क्या कहा जाता है, नागरिक आंदोलन कहा जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है अफ्रो अमेरिकन से आप क्या समझते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अमेरिका में अफ्रीका से ले जाया गया था, ऐसे लोग जिन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान अमेरिका में अफ्रीका से ले जाया गया था, उन्हें आप क्या कहते हैं, अफ्रो अमेरिकन लोग। ठीक है, ऐसे लोग जो अफ्रीका से कहाँ गए थे, अमेरिका में गए थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अफ्रो अमेरिकन लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समरूप समाज को परिभाषित कीजिए। समरूप समाज किसे कहते हैं, ऐसा समाज जहां किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, ना वो रंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस समाज को आप क्या कहेंगे, समरूप समाज कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में अफ्रो अमेरिकन खिलाड़ियों ने अपना विरोध कैसे प्रकट किया। 1968 के जो ओलंपिक थे वो कहाँ हुए, मैक्सिको। वहाँ पर 3 खिलाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा। कौन कौन से थे वो 3 खिलाड़ी, जॉन, कार्लोस और नॉर्मन। ये तीनों ही जो खिलाड़ी हैं वो धावक हैं, मतलब इन्होंने क्या किया था, 300 मीटर की एक रेस हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया था और तीनों ने ही पदक जीते थे। इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जब इन्हें पदक के लिए बुलाया गया, जब इनका नाम अनाउंसमेंट किया गया, तो इन्होंने क्या किया, वहाँ स्टेज पर जाकर अपने अधिकारों के बारे में लोगों को बताया। बंद मुट्ठी करके उन्होंने ऊपर हाथ किया, गले में काले रंग मोतियों की माला थी जो ये बताती है कि अफ्रो अमेरिकन जो हैं या अफ्रीका से जो अमेरिकन आए हैं वो एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। उनके साथ उन्होंने स्लीपर नहीं पहनी थी, चप्पल नहीं पहनी थी। ये दिखाता है कि वो लोग गरीब हैं। ठीक है, सरकार उन्हें जो भी योजनाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए वो सब नहीं दे रही है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति के आधार बताइए। समाज में जो विभाजन उत्पन्न होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक जन्म पे आधारित और एक चुनाव पर आधारित। समाज में जो सामाजिक विभाजन होता है वो उसके 2 आधार होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला, जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन। आपने देखा होगा आपका जन्म किन परिवार में होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, आप किस धर्म से संबंधित रहेंगे, आप अमीर परिवार में होंगे या गरीब परिवार में होंगे, ये सब का किसके द्वारा चयन होता है, जन्म के द्वारा। अगर आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो आपका पूरा जीवन हो सकता है गरीबी में निकल जाए। अगर आप अमीर परिवार में हैं तो हो सकता है आपका पूरा जीवन अमीरी में गुजरे। ओके, दूसरा होता है चुनाव पर आधारित सामाजिक विभाजन। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को लेकर चुनाव करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी शादी को लेकर चुनाव
चुनाव करते हैं तो कुछ चीज़ें चुनाव पर आधारित होती है। ठीक है, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति दो आधार पर होती है, जन्म के आधार पर और चुनाव के आधार पर। सांप्रदायिकता के विभिन्न रूपों की विवेचना करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप क्या हैं, इसका सकारात्मक या नकारात्मक स्वरूप क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता समझिए, जब कोई एक संप्रदाय अपनी मांगों को दूसरी संप्रदाय से श्रेष्ठ मानने लगता है, जब कोई संप्रदाय अपनी मांगों को अन्य देशों की मांगों से या अन्य समुदाय की मांगों से श्रेष्ठ मानने लगता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता की भावना कहेंगे। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हिंदू समाज जो है वो अपनी मांगों को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, तो ये क्या है, ये सांप्रदायिकता की भावना है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और अन्य धर्म को नीचा दिखाता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता कहेंगे। इसके विभिन्न रूप क्या है, इसका पहला रूप है कि आपने दैनिक जीवन पूर्वाग्रहों में आपने देखा होगा, हम सभी अलग अलग धर्म फॉलो करते हैं, अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, हमारे मंदिर मस्जिद ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये एक रूप है सांप्रदायिकता का, लेकिन ये हमारे देश के लिए हानिकारक नहीं होता। दूसरा रूप जो है ये है हमारे सामाजिक स्तर पर, हमारा समाज विभिन्न धर्मों में बटा हुआ है, विभिन्न कास्ट में बटा हुआ है, थोड़े बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं। ओके, अनादर दूसरा थर्ड रूप जो है सांप्रदायिकता का, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जब किसी धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्म के लोगों से जुड़े हुए लोगों की या अन्य धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके साथ हिंसा करने लगते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो ये सबसे खतरनाक रूप है किसका, सांप्रदायिकता का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर टिप्पणी करते हुए इसे बढ़ाने के उपाय बताइए। ठीक है, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, तो महिलाओं का राजनीति में कितना भाग है या महिलाएं कितना राजनीति में प्रतिभागी हैं, उसे आप क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगर मैं वैश्विक स्तर की बात करूं कि वैश्विक स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व क्या है, तो वैश्विक स्तर पर केवल 24% महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व रखती हैं। इसका मतलब सरकार से जुड़ी हुई हैं, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। ओके, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह जो प्रतिशत है केवल 11% है। ओके, राज्य विधानसभा और विधानमंडल में तो ये केवल 5% से भी कम है। तो राजनीतिक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, महिलाओं का सरकार में जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, उसे आप क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अब इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, सबसे पहले तो आप महिलाओं का जीवन, आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चों को जन्म लेने से रोक दिया जाता है, उनके साथ भ्रूण हत्या होती है, तो भ्रूण हत्या को रोका जाए पहला। दूसरा, उन्हें शिक्षित किया जाए, ठीक है, उन्हें आज़ादी दी जाए। आपने देखा होगा महिलाओं को राजनीति में आने से रोका जाता है, उनसे कहा जाता है कि ये तो कीचड़ है, आप इसमें मत जाइए। ठीक है, तो ये सारे जो पूर्वाग्रह हैं, जो हमने सोच बना रखी है, हमें ये चेंज करनी चाहिए। ठीक है, उपाय कौन कौन से हैं, तो शिक्षित किया जाए समाज को, महिलाओं को आज़ादी दी जाए। राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक जो चुनाव टिकट हैं, चुनाव टिकट जो हैं वो किसको दें, महिलाओं को दें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया, 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी। तो हम यही चीज़ें संसद में भी कर सकते हैं। आप याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है महिलाओं का। महिलाओं की जो राजनीति में हिस्सेदारी है उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। वैश्विक स्तर पर ये 24% है, लेकिन भारत में 10 से 11% मानी जाती है। वहीं संसद में 11% है। वहीं अगर अब राज्यों की बात करें तो वहाँ 5% या उससे भी कम है। इसे बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, ओके, साक्षर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में लड़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दल क्या करें, अधिक से अधिक महिलाओं को क्या दें, टिकट दें। अगर महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी तो जीत कर कौन आएंगी,
महिलाएं आएंगी तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और राजनीति को क्या बनाए, स्वच्छ बनाए, उसे कीचड़ ना बनाए, स्वच्छ बनाए, क्योंकि राजनीति सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे आपने सुना होगा लोक सेवा, ठीक है, तो ये जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा क्या है, उपाय है, जिसके द्वारा आप बहुत सारी जनता की सेवा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, लैंगिक असमानता को परिभाषित करो। ठीक है, लैंगिक असमानता को परिभाषित करो और इसके कारणों पर प्रकाश करो। लैंगिक असमानता क्या है, लिंग के आधार पर जो असमानता होती है, महिला और पुरुष में जो असमानता कर दी जाती है उसे आप क्या कहेंगे, लैंगिक असमानता। या लैंगिक श्रम का विभाजन भी आपने सुना होगा। श्रम को मतलब काम को महिला और पुरुष में बांट देना। आपने देखा होगा बहुत सारे पुरुषों से कहा जाता है बेटा तेरा काम तो क्या है, कमाकर पैसे घर में देना, और लड़कियों को कहा जाता है तुम्हें तो क्या करना है, घर ससुराल जाके चूल्हा चौका संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो ये क्या है, जब हमारा समाज क्या करता है, स्त्री और पुरुष को श्रम लिंग के आधार पर काम को बांट देते हैं। जब हमारा समाज क्या करता है, स्त्री और पुरुष में लिंग के आधार पर काम को बांट देता है, तो इसे आप क्या कहेंगे, श्रम का लैंगिक विभाजन। ओके, लैंगिक असमानता के कारण क्या है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो लैंगिक असमानता सबसे पहले तो रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी सोच क्या है कि हम मानकर बैठे हैं कि महिलाओं का जो जीवन है केवल 4 दीवारियों में है, 4 दीवारी से बाहर निकलना महिलाओं का जीवन नहीं है। तो ये क्या है, ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है। प्राचीन काल से हम ऐसा सोचते आ रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हमें रूढ़िवादी विचारों को बदलना चाहिए। इसके अलावा पितृसत्तात्मक समाज, इसका मतलब ये है कि हमारे समाज में क्या होता है, महिलाओं से जुड़े हुए जो भी फैसले होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, शादी से पहले पिता द्वारा। ठीक है, शादी के बाद पिता या भाई द्वारा, शादी से पहले, शादी के बाद पति या ससुर जी द्वारा, या सास ले लेती है कभी कभी, लेकिन पति द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से लिए जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, पितृसत्तात्मक समाज। लिंगानुपात बहुत कम है, भ्रूण हत्या, ये सभी कारण है लैंगिक असमानता के। ठीक है, शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी, ये सभी कारण आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, समाज में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी करिए। तो महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, तो महिलाओं की स्थिति कैसी है समाज में, इस पर आपको क्या करनी है, एक टिप्पणी करनी है कि भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि प्राचीन काल से ही महिलाओं को हमारे समाज में दबाया गया है। उनके बारे में ये धारणा बनाई गई है कि महिलाएं केवल चूल्हा चौका, रोटी कपड़ा, इन सब के लिए बनी हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी तो महिलाओं के बारे में इतनी संकीर्ण सोच हमारे समाज में है कि केवल महिलाओं को बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन माना जाता है। तो ये क्या है, ये प्राचीन रूढ़िवादी विचार हैं। तो पहले ये समय था, लेकिन आज़ादी के बाद जब हमने क्या किया, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को शिक्षित किया, उन्हें जागरूक किया, तो क्या हुआ, महिलाएं अब विभिन्न स्तरों में सफलता प्राप्त कर रही हैं। शिक्षा का स्तर उनका बढ़ा है, लैंगिक अनुपात धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या है, हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति है। तो आप इसको अच्छे से समझें। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। महिलाएं के बारे में आपको याद होना चाहिए, उन्होंने कौन कौन सी परेशानी फेस की है, क्या क्या परेशानी होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति। या तो जाति में राजनीति पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है आपसे राजनीति में जाति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आपसे पूछा ही जाता है। जाति में राजनीति कैसे होती, विभिन्न जातियां क्या चाहती हैं, राजनीति में बहुमत चाहती हैं। सबसे पहले तो विभिन्न जातियां क्या चाहती हैं, विभिन्न जातियां चाहती हैं कि राजनीति में क्या हो, उन्हें बहुमत प्राप्त हो। पहला समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, जातियां कोशिश करती हैं कि वे सरकार पर दबाव बनाएं। ठीक है, वे क्या चाहती हैं कि वे सरकार पर अधिक से अधिक दबाव बनाएं। तो जातियों में राजनीति होती है। इसके 2 ही पॉइंट है आपकी बुक में भी। सबसे इम्पॉर्टेंट है राजनीति में जाति कैसे होती है, मतलब जब भी राजनीति की बात होती है तो उसमें जाति महत्वपूर्ण मुद्दा कैसे होती है। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जो टिकट दिए जाते हैं
वो क्या दिए जाते हैं, वो किसी जाति विशेष के लोगों को दिया जाता है। मान लीजिए ये एक इलाका है, अगर यहाँ पर ब्राह्मण समाज अधिक है तो यहाँ पर जो टिकट दिया जाएगा वो ब्राह्मण उम्मीदवार को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया, चुनाव में टिकट वितरण के समय जाति का महत्वपूर्ण योगदान होता है राजनीति में। दूसरा, जब सरकार का गठन किया जाता है तो नेता ध्यान रखते हैं कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करते हैं, जब भी नीति नियम कानून बनाने होते हैं तो किसी ना किसी एक जाति एक धर्म को लेकर ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जाति विभाजन कैसे एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। जाति विभाजन देखिए, अगर हम भारत में देखें, भारत में विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, तो जाति विभाजन हमारे समाज में कैसे एक चुनौती है। हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो कैसे एक चुनौती है, इसे बताना है कि विभिन्न जातियां हमारे समाज में विभिन्न मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहती हैं, लेकिन हमेशा ही जाति विभाजन एक चुनौती बनकर नहीं आता। जातीय विभाजन या जातीय असमानता देश को विभाजित कब करती है, जब इसमें जाति में राजनीति घुस जाती है, जब नेता क्या करते हैं, जातियों में लोगों को बांटने लग जाते हैं, तब जातीय विभाजन एक चुनौती बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, जातीय भेदभाव को कम करने के उपाय बताइए। अब मान लीजिए आपके समाज में जातीय भेदभाव है, तो आप उसको कम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा को बढ़ाइए, लोग शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, शिक्षा बढ़ाइए। दूसरा, लोगों को क्या कर सकते हैं, जागरूक किया जा सकता है। ठीक, और अधिक से अधिक क्या किया जाए, अंत जातीय विवाह किए जाएं। एक जाति के लोग दूसरी जाति से विवाह करें, दूसरी जाति के लोग तीसरी जाति से, तो ऐसे क्या होगा, हमारा समाज एक हिस्से में बटेगा, हम यूनाइट होंगे। ओके, नेक्स्ट, भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें माना जाता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, भारत में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मतलब ये है कि 22 भाषा में हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये क्या है, भाषा नीति है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में पहले से ही जुड़ा था, तो वैसा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष को हमने क्या किया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमने इसे जोड़ा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। हमारे भारत में सभी नागरिक मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। कभी भी सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देती। ये क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्म से अलग हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई धर्म है, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में पहले क्या था, सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता था, मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी हुई है और कुछ दिनों बाद ही उसके पति की डेथ हो जाती है, तो उस महिला से ये आग्रह किया जाता था या ये सिफारिश की जाती थी कि वो भी अपने पति की चिता में अपना शरीर जला दे। तो सती प्रथा में ये सब होता था कि महिला, जैसे ही पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो महिला को भी अपना शरीर त्यागना होता है। तो अगर मान लीजिए किसी धर्म में कोई भी कुरीति है तो राज्य उसमें क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया के जल युद्ध को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है। बोलिविया के बारे में ये है कि वहाँ जल वितरण का जो अधिकार था वो नगर पालिका को प्राप्त था, लेकिन नगर पालिका ने, जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक ने नगर पालिका पर दबाव डाला कि देखो भाई नगर पालिका, तुम तो जल वितरण करोगे नहीं, अब तुम क्या करो, जल वितरण का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दो। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक देशों में क्या कर रही हो, उत्पादन और सेवा वितरित कर रही हो, उन्हें आप क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो जब विश्व बैंक ने क्या किया, दबाव डाला नगर पालिका पर, तो नगर पालिका ने जल का जो अधिकार है, जल वितरण का, लोगों को जल पहुंचाने का जो अधिकार है, वो किसको दे दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी को भैया मिल गई क्या, पावर, तो उसने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। उसने जल की जो कीमत है, जो बिल पहले 1000 रुपये का आता था वो 3-3 हज़ार का आने लगा, 4-4 हज़ार का आने लगा।
तो लोग वहाँ पर विरोध करने लगे कि नहीं, हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जल नहीं लेना, जल वितरण का अधिकार जो है वो किसे दिया जाना चाहिए, नगर पालिका को ही दिया जाना चाहिए। तो इसे कहा जाता है बोलिविया का जल युद्ध। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, नेपाल में हुए लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन संघर्ष का विस्तार से समझाइए। नेपाल क्या है? नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। वहाँ पर क्या था, वहाँ शुरुआत से ही राजतंत्र रहा, लेकिन कुछ संघर्षों के कारण, आंदोलनों के कारण जो राजा ज्ञानेंद्र थे, राजा जो वीरेंद्र थे, उन्होंने क्या किया, संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया। उन्होंने कह दिया, लोग चाहते थे कि जो भी राजा है उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। तो राजा वीरेंद्र समझदार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम चाहते हो मेरी शक्तियों को नियंत्रित करना संविधान के द्वारा तो कर सकते हो। तो राजा वीरेंद्र ने उसे स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई और यह हत्या उनके परिवारजनों ने ही की। परिवार का ही अन्य व्यक्ति जिसका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, वो क्या बना, नेपाल का राजा बना और उसने मना कर दिया कि देखो भाई, लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ नहीं होता, जो मैं कहूँगा वही कानून है, संविधान कुछ नहीं होता, मैं सत्ता को साझेदारी नहीं करूँगा। तो ये सब चीज़ें हुई। तो वहाँ पर जनता ने संघर्ष किया, आंदोलन किए, सभाएं की, आलोचनाएं की। राजा को अंततः 2009 में सत्ता छोड़नी पड़ी और 2015 में नेपाल में एक नया संविधान लागू किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, जन संघर्ष और आंदोलन किस प्रकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। जन संघर्ष मतलब जनता द्वारा किया गया संघर्ष, और आंदोलन किस प्रकार बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं कि जनता की मांगे क्या है। ठीक है, जनता की मांगों को सरकार को अवगत कराने का कार्य करते हैं। और सरकारें भी क्या करती हैं, जन संघर्ष और आंदोलन के तहत जो भी मांग उठती हैं उन्हें कानून द्वारा पूरी करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट देखिए 29, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। ऐसा समूह जो सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, दबाव समूह कहेंगे। ऐसे लोग जो सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालते हैं उन्हें दबाव समूह कहेंगे। इनका मकसद राजनीति में भाग लेना नहीं होता, ये चुनाव नहीं लड़ते और ना ही सरकार बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लोकतांत्रिक देशों में इनका महत्व बताइए। लोकतांत्रिक देशों में जो दबाव समूह हैं वो सरकार को अवगत कराते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं और ये सभी मांगों के तहत विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो भूमिकाएं हैं वो कैसे बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा महिलाओं की भूमिका हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो सभी क्षेत्रों में महिलाओं की जो योग्यता है, महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताइए। तो दबाव समूह आप देख लीजिए और राजनीतिक दल, इनका मकसद क्या होता है, ये चुनाव नहीं लड़ते और ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई प्रतीक नहीं होता, इनका प्रतीक होता है। ओके, ये सरकार बनाना नहीं चाहते, जबकि इनका मकसद होता है कि ये क्या करें, सरकार बनाएं। ये राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते, जबकि ये राजनीति में क्या करते हैं, राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो आप जरूर याद रखें क्वेश्चन नंबर 13। ओके, हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का ये 3rd लेक्चर है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। 1 से 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने नोट्स में देके इनके आंसर को अच्छे से बार बार रिवाइज करें, ताकि अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपका आंसर मिस नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।